नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2019 के लिए, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है, जिसमें आज हम पहली क्लास ले रहे हैं आप सभी का, ठीक है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम आप सभी को पता ही है, परीक्षा मंत्र। तो आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेस पढ़ाए जाएंगे सब के सब जो फ्री होंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, फ्री में आप हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है, बिना कोचिंग किए सीटेट पास हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपने इस क्लास में हम जानते हैं आज वृद्धि और विकास के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि वृद्धि किसे कहते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, हम पहले थियरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर का हम पहले थियरी पढ़ लेते हैं, फिर इन पे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि वृद्धि क्या है। तो दोस्तों, वृद्धि जो है व्यक्ति का शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में, आकारों में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया, ठीक है, कोशिकाओं में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है वृद्धि कहलाता है, ठीक है। वृद्धि का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों, वृद्धि का सीधा संबंध जो है व्यक्ति के शरीर से होता है, व्यक्ति के शरीर से होता है, ठीक है, व्यक्ति के शरीर से होता है। यानी कि हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वृद्धि का तात्पर्य है कि व्यक्ति के शरीर में जो भी परिवर्तन हो, लंबाई, चौड़ाई, भार, जो भी परिवर्तन होता है वह वृद्धि होता है, ठीक है। वृद्धि की दोस्तों सीधे तौर पे माप किया जा सकता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम जानते हैं दोस्तों विकास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विकास जो है, विकास शब्द ही परिवर्तन का द्योतक माना जाता है, ठीक है, परिवर्तन का द्योतक माना जाता है, द्योतक, ठीक है। यानी कि विकास का तात्पर्य है कि व्यक्ति में परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी कि उसके गुणों में परिवर्तन, नैतिकता में परिवर्तन, संवेगों में परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन, जो भी कह लीजिए। और यह जो है निरंतर परिवर्तित होता रहता है विकास, और व्यक्ति के सभी प्रकार से यानी कि जीवन पर्यंत उसका विकास होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया वृद्धि और विकास। अब इनमें हम थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं ताकि हमें जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों, हम वृद्धि की बात कर लें या अभिवृद्धि की बात कर लें, तो अभिवृद्धि का स्वरूप जो है बाह्य होता है। अभिवृद्धि या वृद्धि का स्वरूप जो है बाह्य होता है, ठीक है, नोट करते चलिए, या फिर अभी इस पे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम आपको लेक्चर देने वाले हैं, ठीक है। तो वृद्धि या विवृद्धि का संबंध सिर्फ बाह्य होता है, ठीक है। यहीं बात कर लें दोस्तों विकास का, तो इसका संबंध जो है आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से संबंधित होता है, आंतरिक और बाह्य। यानी कि मनुष्य की आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन दोनों विकास के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें अगला जो पॉइंट बनता है वह यह दूसरा जो अंतर हो सकता है, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। यानी कि वृद्धि जो है, यानी कि लंबाई हो गया, जैसे हमने कहा अभिवृद्धि का संबंध जो है, वृद्धि का संबंध व्यक्ति के शरीर से होता है। तो अगर लंबाई में वृद्धि एक समय पे जाके रुक, अभिवृद्धि जो है वह कुछ समय बाद रुक जाती है, ठीक है। लेकिन जो विकास है, विकास निरंतर यानी कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है।
जैसे कि शिक्षा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से विकास भी है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला अगर अंतर हम इसमें देखें तो दोस्तों, अभिवृद्धि का जो प्रयोग है संकुचित अर्थ में होता है, यानी कि जो अभिवृद्धि है इसका प्रयोग हम संकुचित अर्थ में करते हैं, ठीक है। वहीं विकास शब्द का प्रयोग हम व्यापक अर्थ में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अंतर, और कुछ अंतर भी और हैं, उनको भी चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अभिवृद्धि या वृद्धि की, तो इसमें कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता, यानी कि अगर इसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो किसी निश्चित क्रम में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें विकास की, तो इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं, जैसे कि पहले आएगा शैशवावस्था, तो उसके बाद ही आएगा बाल्यावस्था, ठीक है। तो ये हो गया एक निश्चित क्रम में परिवर्तन विकास में होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अभिवृद्धि की। तो अभिवृद्धि का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, यानी कि अभिवृद्धि हो गया या वृद्धि हो गया जिसका होने का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास का लक्ष्य होता है, यानी कि विकास किस लिए हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस विकास का लक्ष्य क्या है, किसको प्राप्त करना है, तो इस प्रकार से इसका लक्ष्य होता है, और वृद्धि का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। साथ ही बात कर लें अगर अभिवृद्धि को, तो सीधे मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई हो गया, भार हो गया व्यक्ति का, तो उसे मापा जा सकता है। लेकिन वहीं जो है विकास का मापन करना संभव नहीं है, जैसे कि बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में दोस्तों अभिवृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा जाना। तो मैं आपसे यही पूछूंगा दोस्तों कि क्या आपको अभिवृद्धि और विकास समझ में आया अथवा नहीं आया, ठीक है। जो भी हो आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइए। पढ़ लिया वृद्धि एवं विकास और इनमें अंतर, वृद्धि विकास और इनमें अंतर। दोस्तों अब जानते हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, ठीक है। तो इनको भी आप नोट करते चलिए। तो दोस्तों जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें सबसे पहला या प्रमुख मान के चलें अगर हम, तो आता है वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम। तो दोस्तों वृद्धि को किस प्रकार से वंशानुक्रम प्रभावित करता है इसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा किया जाएगा। इस पे थोड़ी सी पहले जान लेते हैं कि ये कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आता है पहला वंशानुक्रम, दूसरा जो है कारक पौष्टिक आहार, ठीक है, पौष्टिक आहार। तीसरा कारक जो है शुद्ध हवा एवं प्रकाश, इसे कहते हैं वातावरण, शुद्ध वातावरण हो या जो भी हो, तो यहाँ पे हम वातावरण लिख दे रहे हैं, ठीक है। चौथा जो कारक है वह है लिंग भेद, यानी कि रूढ़िवादिता, ठीक है, लिंग भेद। पांचवा जो कारक है बुद्धि, ये भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। सातवां जो कारक है रोग हो गया या फिर चोट हो गया। आठवां कारक है परिवार, परिवार
की आर्थिक स्थिति हो गया या परिस्थिति हो गया, जो भी हो गया वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगला जो कारक हमने मान रखा है या सभी ने मानना है वह हो गया संस्कृति। ठीक है, तो ये सब कारक हैं व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले। ठीक है, तो चलिए इनको विस्तार से हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो वंशानुक्रम। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं वंशानुक्रम जो है व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों वंशानुक्रम के बारे में अगर कह लें तो डिंक मेयर, नोट करिएगा, डिंक मेयर ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, जिनका मानना है कि वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। ठीक है, एक बार और सुन लेते हैं। वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। अगर प्राणी का रंग, रूप, लंबाई व अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति जो भी हो, अन्य जितनी भी मानसिक योग्यताओं का निर्धारण जो है वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम एक ऐसा कारक है जिसके प्रभाव से बुद्धि, रंग, रूप, लंबाई, तर्क, स्मृति शक्ति, मानसिक योग्यता जितनी भी हैं वे निर्धारित होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वंशानुक्रम की तो दोस्तों वंशानुक्रम का प्रभाव जो है जीवन के प्रारंभ के समय अर्थात गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि जब गर्भाधान होता है उस समय से लेकर, ठीक है, इसका जो प्रभाव है जीवन पर्यंत रहता है। ठीक है, यानी कि जो वंशानुक्रम है इसका प्रभाव आजीवन रहता है व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अगर माता के रज और पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है तो गर्भाधान के समय जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वंशानुक्रम जो है यह एक महत्वपूर्ण कारक है व्यक्ति के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाला। ठीक है, इसके अनुसार व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं जितनी भी हैं प्रभावित होती हैं। रंग, रूप, लंबाई हो गया, सारा का सारा इसके अनुरूप प्रभावित होता है। साथ ही साथ ये जीवन पर्यंत इसका प्रभाव भी रहता है। ठीक है, अगला कारक जो हमने बताया वातावरण, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए अपने इस क्लास में। यानी कि दूसरा जो कारक है वातावरण। दोस्तों अगर ये आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छी लग रही हो तो भी हमें बताइएगा। ठीक है, वातावरण, वातावरण यह एक ऐसा कारक है, ठीक है, व्यक्ति का परिवेश या वातावरण जिस प्रकार का होगा, ठीक है, उसका विकास भी उसी प्रकार से होता है। वातावरण में वह सभी बाह्य शक्तियाँ जैसे कि प्रभाव, परिस्थितियाँ हो गई आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिकता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता ही करता है। ठीक है, तो वातावरण भी एक ऐसा कारक है, ठीक है, जिसके द्वारा बालक जो है, बालक की जो वृद्धि है और विकास है निरंतर प्रभावित होता रहता है। ठीक है, अगला जो कारक हमारा है भोजन यानी कि स्वास्थ्य हो गया।
ठीक है। तीसरा कारक हम मान लेते हैं यहाँ पे अपना भोजन। व्यक्ति को अगर समय से पौष्टिक आहार मिलता है तो उसका विकास कह लीजिए या वृद्धि कह लीजिए अच्छी प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि अगर पौष्टिक आहार व्यक्ति को या बालक को मिलता है, ठीक है, उसके विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान हो जाता है। ठीक है, यानी कि भोजन के द्वारा, ठीक है, दोषपूर्ण दंत जो हो गए, चर्म रोग हो गया, यानी कि अन्य जो भी संबंधी बाधाएं हैं वह नहीं उत्पन्न हो पाती। अगर इस प्रकार का माहौल और उसको भोजन नहीं मिलता तो ये सारी की सारी शारीरिक रूप से वह रोगी हो जाता है। ठीक है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो निश्चित रूप से एक भोजन जो है व्यक्ति के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने में अपना असर छोड़ जाता है। ठीक है, अगला है रोग। रोग भी उसी प्रकार का है। अगर व्यक्ति को बीमारी है तो निश्चित रूप से उसका विकास जो है एक सीधे क्रम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, वृद्धि भी हो गई नहीं एक क्रम में हो पाएगी, यानी कि समय अनुसार जो होना रहता है या फिर क्रम अनुसार होना रहता है वो भी नहीं हो पाता अगर व्यक्ति रोगी है तो। ठीक है, पांचवा कारक हम आपको बता दें, ग्रंथियां जो हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियों का प्रभाव तो निरंतर और बहुत ही अधिक पड़ता है व्यक्ति के विकास में। ठीक है, जैसे कि थाइमस ग्रंथि जो है हमारी, ठीक है, थाइमस, नोट करिएगा इसको, थाइमस ग्रंथि। अगर थाइमस ग्रंथि जो है, या फिर यहाँ पे देख लीजिए थाइमस या फिर पाइनिल ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां अगर अति सक्रिय हैं तब बालक जो है शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पड़ेगी। यानी कि अगर ये थाइमस ग्रंथि और पाइनियल ग्रंथि जो है ये अति सक्रिय हैं तो व्यक्ति हो गया या बालक हो गया उसका शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पड़ती हैं। ठीक है, और वह बालक काफ़ी आयु तक मानसिक रूप से बच्चा ही बना रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कोई मिल गया फिल्म, ठीक है, ऋतिक रोशन का कोई मिल गया, इसी का प्रभाव रहता होगा। ठीक है, वह एक उदाहरण है इन थाइमस और पाइनियल ग्रंथि का, जिसकी अति सक्रियता के कारण व्यक्ति जो है अधिक उम्र तक बच्चा ही रह जाता है मानसिक रूप से। अगली जो हमारी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? तो यहाँ पे मैं आगे आपको लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, सारा नोट करिएगा भाई। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास में बहुत सहायता प्रदान करता है यह ग्रंथि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, शारीरिक विकास में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, अगर ये ग्रंथि जो है पूर्ण रूप से सक्रिय न रहे तो कद में व्यक्ति ठिगना रह जाता है, ठिगना। ठीक है, और उनके अगर यह जो ग्रंथि है, देखिए अगर ये सक्रिय नहीं है, अत्यधिक सक्रिय, अगर यह अत्यधिक सक्रिय है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है अत्यधिक सक्रिय है तो व्यक्ति का जो कद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सक्रिय है
तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और ये सक्रिय नहीं है तो बहुत अधिक छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा रहता है व्यक्ति। ठीक है, तो यह एक प्रकार की जो ग्रंथि है इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, अगली ग्रंथि की बात करें हम तो थायराइड ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां? थायराइड ग्रंथियां। इनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। थायराइड ग्रंथि जो है या ग्रंथियां हैं, इनका जो अभाव है विकृत मूर्ख उत्पन्न करता है। इनके अभाव में बालक विकृत मूर्ख हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये भी व्यक्ति के विकास और वृद्धि में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देती हैं या प्रभावित करती हैं। अब बात कर लें हम लैंगिक भेदभाव की। लैंगिक भेद, जिसे हम रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक तथा अन्य पक्षों के विकास में लैंगिक भेद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं, परंतु लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती हैं। यह एक रूढ़िवादिता के श्रेणी में इसका नहीं लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिंग के आधार पे यानी कि लैंगिक भेद के आधार पे विकास और वृद्धि में किस प्रकार का अंतर देखने को मिल जाता है वह बताया गया है। तो अभी हमने जाना, ठीक है, बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक तथा अन्य पक्षों के विकास में लैंगिक भेद का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं, परंतु लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती हैं और उनमें अपेक्षाकृत जल्दी वयस्कता आती है। ठीक है, लड़कियां अपने पूर्ण आकार को लड़कों से यानी कि लड़कों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंगिक भेद। अभी हम बात कर लेते हैं जाति और संस्कृति की। तो यहाँ पे जाति और संस्कृति के बारे में हल्का थोड़ा बहुत आप सभी को पता ही है। ठीक है, जिसका समाज जैसा होगा, संस्कृति जैसी होगी, उसका विकास और वृद्धि उसी प्रकार से होगा। अब बात कर लें तो दोस्तों ये एक आपका वृद्धि और विकास पे हमने अपना जो भी कह लें अपना प्रयास किया बनाने का। तो हमें आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन्होंने इस वीडियो को देखा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे आपको सीटेट 2019 की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। ठीक है, लैंग्वेज संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मुझे आशा है आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।